आदाब नाजरीन, मैं अज़हर शमीम और आज हमारे साथ हैं जनाब खलील इब्न असर साहब, जो मुंबई से अखबार आलम और बनारस से शाया होने वाले आवाज़ मुल्क में सहाफ़ी रहे हैं और भी तमाम अखबारात में इन्होंने काम किया है। और साथ ही साथ एक बड़े अच्छे शायर हैं, कातिब हैं, आर्टिस्ट हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे शेर व शायरी की दुनिया में जो आ रहे हैं बदलाव, या आज़ादी से पहले की जो शायरी थी, आज़ादी के बाद की शायरी, और जो मौजूदा दौर में शायरी चल रही है, जो मुशायरों का मिजाज है, जो किस तरीके के शायर हजरात अपने अपने कलाम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में हम आज इनसे एक अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम खलील इब्न असर साहब से कि आप ये हमको कुछ बताइए कि आज़ादी से पहले की जो शायरी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। देखिए, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो आज़ादी के पहले शायरी की जो बात है, को तो शायरी के पैटर्न तो बदलते रहते हैं, लेकिन बुनियाद शायरी की वही रहती है। शायरी के कवायद, शायरी के तौर तरीके सारे वही रहते हैं। वक्त और हालात के हिसाब से शायरी के अंदर बदलाव आता है। ये बदलाव देखा गया आज़ादी से पहले, जब आज़ादी की तहरीक चल रही थी। उस वक्त शायरी के अंदर जो तब्दीली आई वो इस तरह से आई कि लोगों ने जिस तरह से दूसरे शोबों में आज़ादी के लिए काम किया गया, उसी तरह से अदब में भी काम किया गया और अदब के ज़रिए भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। और उसमें शायरी जो है एक अहम रोल शायरी ने अदा किया और इसमें बड़े बड़े शायर जो है इससे जुड़े और उन्होंने अपनी शायरी में आज़ादी और ग़ुलामाना जो है, जो माहौल चल रहा था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, साम्राज्य के ख़िलाफ़, साम्राज्यत के ख़िलाफ़, उन्होंने आवाज़ बुलंद की, लोगों को इनक़िलाब के लिए जोश व जज्बा दिलाया और इसमें इस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए जो है एक मुहिम पैदा की गई, मुहिम शुरू की गई। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि चूँकि ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है शायरी, लोग इससे जो है तकरीर से ज़्यादा शेर व शायरी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, मुतासिर होते हैं। इसलिए जो है शायरों ने अपना फ़र्ज़ इस तरह से अंजाम दिया कि उन्होंने अपनी शायरी में आज़ादी की बात की और उस ग़ुलामाना ज़िंदगी से निकलने के जद्दोजहद की बात की और जो है लोगों को, नौजवानों को जो है आज़ादी की लड़ाई के लिए जो है सामने आने की जो है उसमें पेशकश की गई। इसमें सिर्फ़ छोटे छोटे शोरा नहीं, आम शोरा नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल थीं, जैसे हसरत मोहानी और आपके जो है अल्लामा इकबाल थे। और अल्लामा इकबाल ने बहुत शुरू से जो है इसके ख़िलाफ़ जो है अपनी शायरी के ज़रिए लोगों में बेदारी पैदा शुरू कर दी थी। उसके बाद हसरत मोहानी थे, उसके बाद और बहुत सारे उलमा थे जो शायरी करते थे, या दूसरे शोरा थे, फ़राक उराकपुरी थे और दूसरे लोग थे। इन लोगों ने जो है अपनी शायरी में जो है लोगों को जो है बेदार जोश व जज्बा पैदा किया, जोश व जज्बा पैदा किया। और इस तरह से जो है और कितने शायर और अदीब जो है इसी सिलसिले में जेल की सऊबतें भी उन्होंने बर्दाश्त की। अंग्रेज़ हुकूमतों ने उनको जो है कैद व बंद में रखा, यहाँ तक कि उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बहरकैफ आज़ादी की लड़ाई में उर्दू शायरी का जो हिस्सा है
वो बहुत बड़ा हिस्सा है और उर्दू अदब का एक असासा भी है वो। उसमें आप कोई मशहूर शायर का कोई मशहूर कलाम पेश कर सकते हैं? कलाम तो इस वक्त हमें असबर नहीं है, और लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शायरी में जो है हसरत मोहानी शुरू के दौर में थे। उसके बाद जो है बहुत सारे शोरा शामिल हुए। उसके बाद तहरीक जो चली, वो तरक्की पसंद तहरीक, वो भी उसी से मुतासिर तहरीक थी, हालांकि उसकी शक्ल शबाहत अलग थी। और उसके बहुत से शोरा पैदा हुए, जिसमें जो है आपके अली सरदार जाफरी और कैफी वामिक आज़मी, जौनपुरी। वामिक जौनपुरी, और समझ लीजिए कि जो है कामिल शफीकी। और जो शायरी अभी हमने बताया कि जो शोरा बड़े बड़े शोरा पैदा हुए, उनमें मकामी शोरा भी थे आज़ादी से पहले, जो आज़ादी की बात कर रहे थे। उसमें हमारे वालिद बुजुर्ग ख़ुद भी थे, असर जौनपुरी मरहूम, जिनको 3 दिन की जेल हुई थी उस ज़माने में, और एक नज़्म के लिखने की बिना पे जो उन्होंने लिखा था। तो इस तरह से मकामी तौर पे और कौमी सतह पे बहुत सारे शोरा जो है इससे जुड़े हुए थे। उसके बाद जो है जो तरक्की पसंद तहरीक चली, उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम हुए, जिसमें जौनपुर की रहनुमाई, या यूँ कह लीजिए कि जौनपुर की नुमाइंदगी वामिक जौनपुरी साहब ने की। और बगल से आज़मगढ़ से कैफ़ी आज़मी साहब कैफ़ी है। साहब थे, और अली सरदार जाफरी थे, और इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो इससे जुड़े हुए थे। समझा आपने? तो ये एक सिलसिला चलता रहा, वक्त के साथ हालात के साथ शायरी में बदलाव भी आता गया, उसके मिजाज में भी बदलाव आता गया। अब आप देखें कि जो पहले की शायरी थी वो आज की शायरी से थोड़ा मुख्तलिफ थी। शायरी का पैटर्न बदलता रहता है वक्त और हालात के हिसाब से। तो अब आज देखें कि आज भी शायरी में जुल्म के ख़िलाफ़ आज भी आवाज़ उठाई जा रही है, शेर कहे जा रहे हैं। और वो जुल्म चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो, या किसी तबके की तरफ से हो, या किसी ख़ास आदमी की तरफ से हो, शख्सियत की तरफ, तो जुल्म होता है। वो हर ज़माने में जो है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई, और शायरी एक बेहतरीन हथियार, बेहतरीन ज़रिया बनी। एक दौर था क्लासिकी शायरी का, जी जिस दौर में गालिब जैसे शायर हुए, जी जी दाग हुए, जी। और भी तमाम कई बड़े नाम हैं, दाब, मोमिन। मोमिन। हाँ तो उन लोगों का एक क्लासिकी शायरी थी, जी एक एक मिजाज अलग था, उसमें फ़ारसी जी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था। जी उसके बाद फिर आज़ादी का आपने गुफ्तगू जी में जी अभी जी बताया। उसके बाद जब हम लोगों को आज़ादी हासिल हो गई, जी तो फिर एक दौर आया जी जिसमें जो शायर थे वो ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गए, जी और उन्होंने रोमानी शायरी जी पे ज़्यादा तवज्जो की। और उसमें भी कई एक नाम है, कैफ़ी आज़मी का भी नाम जी आता जी है, और भी तमाम शायर हजरात हैं जी जो बड़े मशहूर और मकबूल हुए। जी उनकी लिखी हुई शायरी अमर है, आज भी लोग उसको सुनते हैं। जी। तो उसमें भी कुछ रोशनी डालिए। उसके मुतल्लिक़ ये हम कहना चाहेंगे कि जो आज़ादी से पहले जो शायरी हुई वो तो अपनी जगह पे थी, लेकिन आज़ादी के बाद जो शायरी हुई, तो हमने कहा, उसका ज़िक्र किया अभी कि तरक्की पसंद तहरीक एक चली, तो वो अदबी एक तहरीक थी, और उसमें जो है नस्र और नज़्म दोनों का हिस्सा था। नसरी तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी शख्सियतें सामने आती हैं, उसी तरह से शेरी में भी जो है, और कई एक नाम जुड़े जो जिनका हमने अभी आपसे ज़िक्र भी किया कि वामिक साहब थे, कैफ़ी थे, और अली सरदार जाफरी थे, ख़ुद जो है वो साहिल लुधियानवी थे, और बहुत सारे लोग थे, अख्तरुल ईमान थे, ये सारे लोग थे, इससे जुड़े हुए लोग थे। तो उसके बाद जब हालात साजगार हुए, ग़ुलामाना ज़िंदगी से आज़ादी मिली, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब पुरसुकून माहौल थोड़ा हुआ, तो फिर शायरी में भी तब्दीली आई, फिर वो मिजाज बदला, वो जोश व जज्बा बदला, और उस तरह से फिर शायरी
दूसरे अंदाज से होने लगी। फिर लोग हकीकत पसंदी की तरफ आ गए कि फिर वो जो हालात के ऊपर शायरी करने लगे कि समाजी जो हालात थे उनकी अक्कासी शायरी में होने लगी। जी। उनकी शायरी में हालात की अक्कासी होने लगी कि समाज के अंदर क्या क्या बुराइयां हो रही हैं या क्या क्या खूबियां हैं, इसका ज़िक्र शायरी में जो है शायर करने लगे। और इस तरह से जो है एक तरीके से देखा जाए तो हमेशा अदब जो होता है वो अपने अहद का अक्कास होता है, अपने अहद की का तर्जुमान होता है। अगर उस ज़माने की शायरी आप कभी पढ़ें, मिसाल के तौर पे अभी हम देखते हैं कि मसनवियाँ हैं, उर्दू में मसनवी एक बहुत ख़ास सिन्फ़ है जो लिखी जाती थी। और तो उस मसनवी को आप, बहुत सारी मसनवियाँ हैं, उनको आप पढ़ें तो लगता है कि उस अहद की तमाम चीज़ें आपके सामने फ़िल्म की तरह से चलने लगती हैं कि उस वक्त लोगों का खान पीन, रहन सहन, चाल चलन, आदाब व अतवार, तौर तरीक़े और किस तरह के रहे होंगे, वो सारी चीज़ हमारी नज़रों के सामने आ जाती है। तो हमेशा शायरी जो है अपने अहद की अक्कास होती है, तर्जुमान होती है। तो इसी तरह से हुआ कि जब इस एक मसले से लोगों ने निजात पाई यानी आज़ादी पाई, तो उसके बाद जो है शायरी आई तो वो हालात ज़िंदगी पे होने लगी, हालात हाज़रा पे होने लगी। लोगों ने जो है अच्छी तर्जुमानी की उस वक्त की, और सारे लोगों ने जो शोरा थे उन्होंने अपने तरीक़े से, अपने अंदाज से, अपने फ़िक्र फ़न से बेहतरीन अक्कासी की और ये दिखाया कि देखिए समाज के अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। इससे लोगों को रूबरू कराया, समझा आपने। उसके बाद फिर एक पैटर्न चला मुशायरे का, जी। मुशायरा। तो मुशायरा जो है, मुशायरा भी एक जो पैटर्न चला, तो वो उस तरह के मुशायरे पहले कभी नहीं होते थे, मास लेवल पे नहीं होते थे। जी। तो मुशायरों का जो एक सिलसिला चला, तो मुशायरों का सिलसिला इतना बढ़ा कि वो रवायती न हो के वो प्रोफेशनल हो गया, वो प्रोफेशनल मुशायरा हो गया, उसकी हैसियत ही बदल गई। फिर लोग जो है शायर बड़े बड़े पेमेंट लेने लगे उसमें शामिल होने के लिए, स्पॉन्सर बड़े बड़े मुशायरे करने लगे, उसके लिए बड़ा बड़ा एहतमाम किया गया, दूर दराज से शायरों को बुलाया जाता है, आपने देखा होगा। और उनके अखराजात दिए जाते हैं, उनको पेमेंट दिया जाता है, और जो लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त करते हैं उसको अरेंज करने के लिए। तो धीरे धीरे देखा जाए तो मुशायरों का भी जो है पैटर्न धीरे धीरे वक्त के हिसाब से बदलता चला गया। आज जो हालात ये हैं कि अब इसको आप उर्दू की या उर्दू अदब की तनज़्ज़ुली या मुशायरों की तनज़्ज़ुली कहेंगे, या जो भी आप उसका नाम दे लें, कि अब मुशायरों का एक लेवल ऐसा हो गया है, एक तबका ऐसा हो गया है सामीन का, जो सिर्फ तरन्नुम पसंद करता है, जो अच्छी आवाज़ पसंद करता है, उसको शायरी से लगाव नहीं है, वो अच्छी शायरी से लगाव उसको नहीं है, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय के लिए वो जाता है, खूबसूरत आवाज़, अच्छी आवाज़ सुनने के लिए जाता है। तो इससे थोड़ा सा ये नुकसान हुआ कि जो स्पॉन्सर थे वो क्या करते हैं कि जो है जो अच्छे शोरा तो थे उनको कम करके ऐसे शोरा को बुलाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छी से अच्छी आवाज़ में पढ़ सकें। अब उनके कलाम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, वो ख़ुद शायर हैं या मुतशायर हैं, इससे कोई गरज नहीं होती। तो इसका एक पहलू ये भी है कि उससे मकबूलियत तो बढ़ी, मुशायरे बहुत होने लगे, लेकिन उससे ये भी हुआ कि उसका स्टैंडर्ड में थोड़ी कमी भी आई, समझा आपने। तो इस तरह से देखा जाए तो वक्त और हालात के साथ साथ उर्दू शायरी का पैटर्न भी बदला, उसका मिजाज भी बदला, उसमें बदलाव भी आया। और जहाँ तक शायरों का ताल्लुक़ है तो शायर तो कोई भी शायर हो, अगर फितरी शायर है तो वो अपने फ़िक्र को जो है शायरी के पैकर में ढालेगा, और कोई ज़रूरी नहीं कि उस शायरी को जो है आप किस पैमाने पे नापते हैं
इससे कोई गरज नहीं है। तो शायरी में फ़िक्र फ़न की भी अहमियत है या कि बस फिक्र फन की बड़ी अहमियत है शायरी में। शायरी तो फिक्र तो बुनियाद है। आप किसी चीज़ को अगर कलमबंद करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात कि आपके जहन के अंदर कोई तस्वुर होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई मुशाहिदा होना चाहिए, कोई चीज़ आपने देखी महसूस की। आप उसको जब तक सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसको आप कलमबंद कर नहीं सकते। और फ़न ये है कि आप कलमबंद कर रहे हैं तो फ़नी एतबार से कर रहे हैं या गैर फ़नी एतबार से कर रहे हैं। फ़नी एतबार का मतलब ये है कि उसके तमाम कवायद हैं कि नहीं, वो शेर बहर में है कि नहीं, शेर में जो मानवियत होनी चाहिए वो है कि नहीं। शेर अगर कहा गया है तो दोनों शेर एक दूसरे के जो है लाजिम व मलजूम हैं कि नहीं। और शेर के अंदर जो बात कहनी चाहिए, अच्छा शेर के अंदर शीरीनियत भी होनी चाहिए, मिठास भी होनी चाहिए। उस वो लफ्ज़ों के इस्तेमाल से होता है कि आपके पास कितना ज़ख़ीरा है लफ्ज़ों का, कितना खूबसूरत अल्फाज आप किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी शेर में आप कितने अच्छे इस मामले में जो है लोग कहते हैं कि जोश मलिहाबादी का जवाब नहीं था कि उनके आगे अल्फाज हाथ जोड़े खड़े रहते थे। वो इतने ज़्यादा मतलब कि इतने खूबसूरत शेर वो मतलब कि वो लिखते थे, बांधते थे। समझा आपने? शायरी जो है इसमें आइडियोलॉजी का भी बड़ा दखल रहा है। एक दौर रहा है कि जो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए शायर जो है उरूज पर पहुँचे जी जी। और उसमें तमाम कैफ़ी आज़मी हुए जी जी। या और भी तमाम नाम है, वामिक जौनपुरी हैं, जी जी। उनका बड़ा नाम हुआ। जी हाँ। उसके अलावा फिर एक दौर आया जो बस ऐसे ही रवायती शायरी जी हुई जी जी। या फिर इस्लामी फ़िक्र के भी कुछ शायर हुए। जी उसमें आपके जौनपुर के जी। अल्लामा शफ़ीक जौनपुरी साहब की भी नाम आता है, जी हाँ। एक हफ़ीज़ मेरठी साहब का भी नाम आता है। जी जी। इस तरीके के शायर हुए। जी। आपके जो जौनपुर के एक बड़े मशहूर और मारूफ शायर हुए हफ़ीज़ जौनपुरी साहब, जी हाँ। वो शायद गज़लियात में उनका वो बड़ा गज़ल गज़ल के अच्छा शायर थे। अच्छे शायर थे। गज़ल के तो बेहतरीन शायर थे, जौनपुर की जो उस्ताद ये इस शायरों में तरीके थे। के जो मशहूर शख्सियतें रही हैं जी। उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, आपने आइडियालॉजी की बात की, तो जो तरक्की पसंद तहरीक थी उस वक्त मार्क्स ये कम्युनिज़म का बड़ा दौर था। वो कम्युनिज़म का बड़ा दौर था क्योंकि जब यहाँ पे इसका गलबा टूटा है ब्रिटिश का, तो फिर जो है एक तरीके से एक लहर पैदा हुई कम्युनिज़म की हिंदुस्तान के अंदर। और रशिया का बड़ा दखल रहा है और रशिया से बड़ी क़ुर्बत रही है हिंदुस्तान की किसी ज़माने में, बल्कि एक बड़े अरसे तक। आज भले न हो लेकिन एक ज़माने तक रूस और इंडिया मुश्तरका तौर पे इन्होंने अदबी तौर पे भी बड़ा काम किया। गालिब के ऊपर बड़े काम किए गए और रशिया के अंदर गालिब के ऊपर रिसर्च हुए और बहुत सारे शोरा पे रिसर्च हुए वहाँ की यूनिवर्सिटियों में। तो अदब में मुश्तरका पेशरफ्त हुई बहुत सारी। तो वो कम्युनिज़म का जब दौर आया तो वो एक लहर सी थी। तो उस लहर के अंदर ही उस आइडियालॉजी को डेवलप करने के लिए उससे जुड़े लोग, उससे जुड़े, तो ये तरक्की पसंद तहरीक भी उसी की पैदा करता है, उसी मिजाज की, उसी आइडियालॉजी की पैदा करता है। एक ग्रुप बन जो गया। लोग तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े वो सब कम्युनिज़म से जुड़े हुए लोग थे, उनके मिजाज में था। समझा आपने? और वो जो है वो मसावात की बात कर रहे थे और साम्राज्य के ख़िलाफ़ थे, साम्राज्यत के ख़िलाफ़ थे और मेहनत कशों की बात कर रहे थे, गरीब आवाम की बात कर रहे थे। तो इस तरह की जो है जो कम्युनिज़म का एक वो था बुनियादी वो, उस पे जो है ये लोग काम कर रहे थे। तो ये सिलसिला चला कुछ दिनों तक, लेकिन धीरे धीरे ये तरक्की पसंद तहरीक भी अब हम देखते हैं कि दम तोड़ गई। अब उसके न तो नुमाइंदे हैं और न वो चीज़ है अब। और अब जहाँ तक मुशायरों की शायरी की बात की जाए तो मुशायरों की शायरी में तो जहाँ तक हमारा मुताला है, ये जायज़ा जो हमने लिया, उसमें बड़ा नाम मुनव्वर राना का है। और देखिए वो तो अभी मतलब फिल वक्त जो शायरी हो रही है या इस दौर की बात कर लें जिस दौर में हम लोग अभी हैं,
जिस दौर में ये जो आने वाली नस्लें, जो जवान नस्ल है जो काम कर रही, उस वक्त इस दौर को ही के रिप्रेजेंटेटिव वो लोग हैं। तो वो जो इसमें है जैसे मुनव्वर राना जी, है, बशीर बद्र साहब थे, अभी बशीर बद्र या साहब राहत थे, इंदौरी राहत हुए, साहब थे, ये आपके थे मंजर भोपाली हैं। मंजर भोपाली थे, और बशीर बद्र और जो है, और उसके बाद जो है बहुत सारे नाम आते हैं। जावेद अख्तर को भी ले सकते वसीम हैं। बरेलवी साहब थे, जावेद अख्तर साहब हैं, और इस तरह के बेशुमार नाम हैं जिनका मतलब अब तो इतने शोरा हैं कि जिनका मतलब कि पहले चुनिंदा लोग होते थे तो नाम भी अदबर होता था, लेकिन अब जो है इतने शोरा हैं कि बेशुमार हैं। और तो इन लोगों की शायरी जो है उसमें भी कुछ मवाद है या कुछ नहीं, फिक्र है देखिए या कि मवाद तो होता ही है। अच्छा। शायर हमेशा नुमाइंदगी करता है, वो नुमाइंदगी करता है, वो समाज की हालात की नुमाइंदगी करता है। वो जो कुछ मुशाहिदा करता है, वो जो कुछ भी देखता है, वो उसको अपने शेरों में ढालता है। समझा आपने? तो इस तरह से देखा जाए तो शायर हमेशा से ही कुछ न कुछ लिखता है, कुछ न कुछ सोचता है और लिखता है। अब ये है कि हालात के हिसाब से उसकी शायरी को कितनी अहमियत दी जा रही है, ये क्या है, ये तो एक अलग सी बात है। अब आजकल कुछ रवाज ऐसा है कि दो चार शायरों को अगर आप देख लें तो मतलब किसी शायर की कोई ख़ास अहमियत दिखाई नहीं देती है। स्टेज पे भी आप देख लें दो चार शायर ऐसे हैं, और किताबों का तो जैसे बिल्कुल नापायद होता जा रहा है माहौल। अब किताब न छपवा करके जो है लोग उस पे जो है यूट्यूब और रिसालों की जो शायरी है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब तो जो सोशल मीडिया का दौर आ गया है, जी जी, अब वो रसायल नहीं अभी भी रसायल हैं, अभी भी अच्छा। किताबें छप रही हैं, बहुत किताबें छप रही हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों जो है कई जौनपुर इसी जगह से जो है कई किताबें आई हैं, सामने आई हैं, और इस तरह से न जाने कितने शहरों में आती रही होंगी और आती रहती हैं। बहुत सारी किताबों को छपने का सिलसिला कम नहीं हुआ है, लेकिन मतलब कि उसमें अब मकबूलियत कितनी होती है किसी किताब को ये या किसी शायर को, ये देखने की बात है। और ये देखने की बात है कि कितना कोई मकबूल होता है। सोशल मीडिया के इस दौर में, जी जबकि आजकल ज़्यादातर लोग अब फेसबुक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं जी और अपने कलाम को कहीं ना कहीं यूट्यूब पे या फेसबुक पर अपलोड करते हैं, जी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसकी ये तशहीर हो रही है? नहीं, ये एक अच्छी चीज़ है। वक्त के एतबार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जहाँ हर शोबे में हो रहा है, अगर उर्दू अदब में भी हो रहा है तो ये अच्छी बात है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो रेख्ता है, इसने जो है, जो कलेक्शन इसका है वो बड़ा गज़ब का कलेक्शन है। वो उसका ये है कि वो जितनी किताबें आप चाहें उसके ऊपर जो है सर्च करके उसको निकाल सकते हैं। तो वो हिंदुस्तान और बर्र सग़ीर के तमाम जो है मुल्कों से, जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे जो भी ममालिक हैं जहाँ उर्दू के असासे मौजूद हैं, उनको वो जो है अपने यहाँ अडॉप्ट कर रहा है। डिजिटलाइज कर जी दिया। जी जी, उसको अपने यहाँ कॉपी करके उन्होंने अपने यहाँ सेव कर रखा है। तो उससे फ़ायदा ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी का दौर और डेवलप हुआ तो ये चीज़ें महफूज रहेंगी, तो आइंदा दौर में काम भी आ सकती हैं। लेकिन किताबें जो है जितनी मुफीद हैं, हम समझते हैं कि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे अपलोड होने वाली जो है अपलोड होने वाली जो मवाद हैं वो इतना वो मुफीद हमें नहीं लगता है। है कि वो देरपा नहीं वो होता, देरपा नहीं वो होते वक्ती हैं, तौर से लोगों के और सामने आता है, उसमें उसके बाद गायब हो उस जाता है। वो जो है गैर तस्दीक शुदा भी बहुत सारी चीज़ें होती ये भी हैं, एक उसमें गलतियां बहुत होती हैं जो आम कारी की समझ से ऊपर होती है। किताब बहरहाल बहुत छान पटक करके बनाई जाती है, बहुत उसकी जो है प्रूफ रीडिंग होती है, एडिटिंग होती है उसकी। उसके ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं, उसके ऊपर जो है लोगों से लिखवाए जाते हैं कि साहब आप इस किताब को देखिए, इसके अंदर कोई खामी खूबी हो उसके बारे में आप ज़िक्र करिए। तो उसमें जो है इससे ये होता है कि किताब एक मज़बूत चीज़ है।
तो एक सवाल और रह गया कि जी मुशायरों की जो शायरी चल रही है, जी इसमें दुबई के मुशायरा है, काफ़ी मशहूर है जी जी और सोशल मीडिया पे भी आता रहता है। जी जी लेकिन एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जो लोकल लेवल पे जो मुशायरे हो रहे हैं, जी उसमें लेडीज़ जो ख़वातीन हैं, जी उनको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, और उस जो शायरा तमाम हैं, जी कलाम की जगह पे फूहड़पन भी कहीं कहीं देखने को जी मिलता है, या जी आवाज़ राग रागनी। जी तो इससे उर्दू अदब को नुकसान नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। अभी आपने दुबई की जो बात की, तो दुबई में शुरुआत जो है एक पाकिस्तानी शायर तो नहीं, बहुत बड़े अदब नवाज थे, सलीम जाफरी साहब, उन्होंने इसको जो है शुरू वहाँ पे किया। और अगर उससे पेशतर भी होता होगा तो उसका इल्म नहीं, लेकिन सलीम जाफरी साहब ने वहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी बर्रे सग़ीर की मुश्तरका तहज़ीब का अलंबरदार मुशायरा वहाँ पे मुनक़्क़िद किया उन्होंने। और वो सिलसिलावार हर साल होता था, जहाँ से कुछ शोरा पाकिस्तान से आते थे, कुछ हिंदुस्तान से जाते थे, कुछ दो एक गैर ममालिक दूसरे ममालिक से भी आते थे। तो और बड़े आला दर्जे के और बड़े मकबूल और मशहूर लोग आते थे। मिसाल के तौर पे वो पे जो है हमने देखा है कि जैसे खुमार साहब हैं, और ये आपके अ, वो सहर साहब हैं, हाँ, और जो है पाकिस्तान से आपके जो है क्या नाम है उनका, फराज साहब, नदीम कासमी साहब, और ये सारे बहुत सारे लोग जो है जाते थे, गए हैं वहाँ पे। बल्कि बाकायदा हर साल वो जश्न मनाते थे किसी एक शायर का, किसी भी एक पाकिस्तानी या इंडियन शायर का वो जश्न मनाते थे सलीम साहब। तो उस हवाले से जो शायर होते थे बड़े पाए के शायर होते थे वहाँ पे जाने वाले, वो बड़ा उसका मेयार स्टैंडर्ड, ज़्यादा बड़ा मेयारी बुलंद रहता मुशायरा था। वो होता था, अच्छा। उसका कोई मुकाबला नहीं है, बड़ा मेयारी मुशायरा होता था। और उसको हम यहाँ से हिंदुस्तान से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान, क्योंकि वो गैर मुल्क की सरज़मीन पे, अरब की सरज़मीन पे जो है वो इस तरह का मुशायरा मुनक़्क़िद करना एक बड़ी बात थी, और ये एक बड़ा काम उन्होंने किया और बहुत दिन तक उसको जो है ज़िंदा रखा। और वो सिलसिला अभी भी है, हाँ, वो लेकिन एक शाजिया है जी और जी, एक फरहान हाँ है, जी जी, वो ये है, जो लेकिन वेबसाइट जी, के तौर पे लेकिन चला रहे। हम तो समझते हैं कि उस मेयार का मौजूदा में जो नहीं। चल रहा है उसको हम जी प्रोफेशनल ज़्यादा मानते हैं, नहीं इसलिए नहीं, कि आज के दौर में अगर इस वक्त की शायरी देखी जाए तो कुछ शोरा ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी शायरी कर रहे हैं, और बिल्कुल अलग अंदाज, लबो लहजे की शायरी कर रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ बिल्कुल अंदाज की शायरी कर रहे हैं। और जैसे कहा गया कि बीच में जिस तरह से ये हुआ था कि साहब आज़ाद नज़्म, तो आज़ाद नज़्म कही गई जिसमें रदीफ़ काफ़िया नहीं होता था, बस लोग अपना कहते जाते थे, तसलसल होता था, तो अच्छे अल्फाज होते थे, बंदिश होती थी बस। नए दौर की शायरी में एक पाकिस्तान के शायर, उनका बड़ा नाम लिया जाता है, जॉन एलिया, जॉन एलिया, अब या नए के दौर तो इंडिया नहीं से कहेंगे। अजहर इकबाल साहब जी हैं, जी जी जी, इस तरीके के और भी जॉन एलिया, तहजीब हाफी हैं। जी तहजीब तो हाफी। इन लोगों की शायरी कुछ एक अलग अंदाज, अलग हाँ, मिजाज की यही शायरी कह है। रहे थे कि तहजीब हाफिज जैसे शायर जो हैं वो मतलब बड़ी अच्छी अंदाज में और शायरी करते हैं, और उनका बिल्कुल अंदाज ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, रवायती अंदाज उनका नहीं है, जिस तरह से जो रवायती शायरी होती थी, जो अंदाज होता था उस तरह का नहीं है। लेकिन जो भी बात कही जाती है शायरी में, अगर अच्छे अंदाज से कही जाए तो दिल पे असर करती है, समझा आपने। हिंदुस्तान में भी कुछ मुशायरे ऐसे होते हैं जो बंद कमरों के मुशायरे होते हैं, जैसे जी, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कॉन्फ्रेंस हॉल हाँ, वगैरह में होता है, जहाँ सेलेक्टेड लोग होते और हैं, उसको नशिस्त शायर का, होते हैं, या हाँ कुछ नशिस्त का नाम दे चुने लें, हुए नशिस्त लोग छोटी सी रहते नशिस्त हैं। होती है जो। तो एक वो तो मुशायरा या जो भी कह लीजिए, वो एक उसका अलग मेयार है, एक जी अलग अंदाज है। जी और एक ज़्यादातर जो मुशायरे होते हैं बड़े पैमाने पर, जी अवामी मुशायरा, जी जी, तो उस दोनों में भी काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। देखिए उसमें ये होता है कि अवामी जब मुशायरा होता है तो मुशायरा करने वाला
पब्लिक के मिजाज को देखते हुए। आवाम को सामने रख के ही वो तरतीब देता है मुशायरे को, कि किस अंदाज के लोग हों, कैसे लोग हों, कुछ अच्छे लोग भी हों, कुछ मकबूल लोग भी हों, कुछ नौजवानों की शायरी करने वाले हों जो उनको अच्छा हो लगता हो, समझा आपने, और कुछ जो है बेहतरीन शायर हों। और तो इस तरह से उसमें हर तरह की शायरी उसमें सुनने को मिलती है बड़े शायरों में। लेकिन जो छोटे बंद कमरे या जिसको नशिस्त आप कह लें, उसमें सेलेक्टेड शायरी सुनने को मिलती है, उसमें अच्छी शायरी सुनने को मिलती है, समझा आपने। और रह गया औरतों का इसमें आ जाना, औरतें तो पहले भी होती थी, आज से हम समझते हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी शायरा आप देख लिए। पाकिस्तान में वो थी जो है क्या नाम था उनका, बड़ा अच्छा नाम था। तो इस तरह से हिंदुस्तान में भी कई एक शायरा गुजरी हैं, पाकिस्तान में भी गुजरी हैं, हर जगह शायरा गुजरी हैं और अच्छे कलाम कहती थी, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी होती थी, मुशायरों में अच्छी परफॉर्मेंस होती थी, समझा आपने। तो वो मतलब लेकिन आजकल जो हमने अभी बताया कि इंटरटेनमेंट के लिए लोग तफरीह के लिए वक्त गुजारने के लिए रात में जाते हैं मुशायरों में, कुछ एक नई जनरेशन के एक ऐसा तबका है, तो उससे नुकसान पहुंचा है। और उससे जाहिर सी बात है कि जब उनको खुश करने के लिए शायरा को बुलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि शायरा भी वैसे ही कलाम पढ़ेगी, वो गैर म्यारी ही कलाम पढ़ेगी, ताकि वो उनकी तस्कीन तबा के लिए जो है गैर म्यारी ही जो है रहेगा मामला, ये चीज़ है। तो आप परवीन शाकिर का मैं नाम ले रहा था, हाँ। वो जहन में नहीं आ रहा था। परवीन शाकिर एक बड़ा नाम और बड़ा अच्छा नाम था, वो नुमाइंदा शायरा थी वहाँ की, समझा आपने। तो अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे जनाब खलील इब्न असर साहब से। उन्होंने काफ़ी तफसील से, काफ़ी एक अलग अंदाज से उर्दू अदब के बारे में, ख़ासकर शेर व शायरी की दुनिया के बारे में, जो माहौल चल रहा है, आज़ादी से पहले क्या था, आज़ादी के बाद क्या हुआ और मौजूदा दौर में क्या है, इस पे बड़ी तफसील से उन्होंने रोशनी डाली। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और आप सभी हजरात से, ख़ासकर जो हमारे नाजरीन हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे इस उर्दू अदब के चैनल को, डायमंड टीवी JNP को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए ताकि उर्दू की भी खिदमत हो सके। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।